ठीक है ना। तो यानी ये कोडेड होता है प्रोटीन के यानी कोड से, यानी खुद ही प्रोटीन होता है, और वो या फिर आरएनए के मॉलिक्यूल होते के, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसफ़र करने का, यानी पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी कि पेरेंट से जो रहता है सारा इन्फॉर्मेशन वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जीन कहते हैं ना, इसका जीन अलग है, उसका जीन अलग है। क्यों जीन अलग है भाई? उसका पापा या फिर मम्मी का जीन अलग है ना। तो वो दरअसल जो उनके अंदर कोड होता है माँ बाप के अंदर, उसी तरह से बच्चे के अंदर आता है, ठीक है ना। यानी जो फीमेल या मेल के अंदर जो कोडेड होते हैं वही बेबीज़ के अंदर ट्रांसफ़र होकर के जाते हैं। तो ये सब का खेल कहाँ से होता है? क्रोमोसोम्स से होता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। डीएनए सब लपेट करके, आइसोलेटेड डीएनए होकर के लपेट करके उसी से सब बना होता है, और डीएनए के अंदर ही आरएनए वगैरह सब कुछ होता है, जो कुछ भी रहता है, ठीक है। तो खुद क्रोमोसोम्स ही एक प्रोटीन है। तो यहाँ पे प्रोटीन बोले या फिर आरएनए बोले, आरएनए जो कि कोडेड, यानी उस तमाम जानकारी जो कि डीएनए से पूरे शरीर की तमाम जानकारी है उसकी मिल सकती है, मिल जाती है, ठीक है ना। वो काला होगा, पीला होगा, नीला होगा, हरा होगा, जो कुछ भी होगा। इसे हरा नीला नहीं होता, लेकिन काला पीला काला या फिर वो सफ़ेद या फिर सांवला वगैरह जो कुछ भी होगा वो उससे रिलेटेड करता है। इसकी लंबी होगी या छोटी होगी, हाइट या फिर मोटा या पतला कैसा होगा, वो जो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डीएनए का कोड कैसा है, ठीक है। तो एक तरह से कोड होता है, ठीक है ना। कोड होता है डीएनए का एक सेगमेंट का, यानी जीन इज ए सेगमेंट, यानी एक सेगमेंट होता है, डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो कि कोड होता है, और वो कोड है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें अंदर ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। तो जीन समझ में आ गया। देखिए जीन अगर पूछा क्या करने का, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र पेरेंट, यहाँ टी रहेगा, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब एल क्या होता है? एल देख लीजिए, एल क्या होता है? एल इज़ एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। मतलब जो है ना, एल जो होता है, एल वो चीज़ होता है कि जो जीन के अंदर जब अराइज हो जाता है म्यूटेशन द्वारा, उसी को एल बोलते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है ना। एल जो है वो एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। जैसे कि अभी किसी की हाइट बड़ी हो गई, ठीक है ना, किसी की हाइट बड़ी हो गई, मोटा हो गया, तगड़ा हो गया, है ना, तो वही होता है एल, यानी उनके, यानी मतलब जैसे कि मेल और फीमेल के वजह से जो उस बच्चे के अंदर है ट्रांसफ़र हुआ है, उसी को बोलेंगे एल, ठीक है। वही होता है एल की, वो एल में मतलब कि हो चुका है, उसके अंदर एल पाया जाता है, या डोमिनेंट एल पाया जाता है कि हाँ इसके अंदर भाई इसकी हाइट लंबी यानी एल है, ठीक है। अब इसके अंदर भी दूसरा होता है डोमिनेंट एल। डोमिनेंट एल का मतलब होता है कि वो एल जो कि मतलब कि रेसेसिव होता है, यानी कि अगर हाइट उसकी बड़ी है तो उसको बताया जाए कि हाँ इसकी हाइट बड़ी है, या फिर ये मोटा है, इसके छाती पर बाल ज़्यादा है, या फिर पूरे शरीर में बाल ज़्यादा है, या कहाँ क्या है, ये सांवला है या ऐसा है। तो वो जो उसके कैरेक्टर, यानी मेल फीमेल के जो कैरेक्टर है बेबीज़ के अंदर ट्रांसफ़र हो गए हैं, उसी को बोलेंगे डोमिनेंट एल। और यहाँ रेसेसिव एल जो उसको छुपा दे, यानी कि डोमिनेंट उसके अंदर ना हो, ठीक है, उसी को बोलेंगे रेसेसिव एल। तो ए रेसेसिव एल इज एल दैट एक्सप्रेस्ड ओनली एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट, ठीक है ना। इसके अंदर डोमिनेंट नहीं है। जैसे अभी किसी की हाइट बड़ी है तो उसकी अंदर डोमिनेंट है, तो वो मतलब उसके अंदर डोमिनेंट है, और अगर नहीं है उसके अंदर, यानी हाइट नहीं बड़ी है, ऐसा नॉर्मल है टाइप का है, और यानी डोमिनेंट उसके अंदर नहीं है, तो फिर वो रेसेसिव है। रेसेसिव एल उसको रेसेसिव एल कहते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर ना हो। समझा क्या बात को? जेनोटाइप क्या होता है? जेनोटाइप रेफर टू द जेनेटिक मेकअप। ये जेनेटिक का मेकअप होता है, जैसे लड़कियों का मेकअप होता है ना, वैसे ये जेनेटिक का मेकअप होता है कि ऑर्गेनिजम्स को डिटरमाइन करने के लिए, कि उनका कैसा रहेगा, यानी आर रहेगा, या आर कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा, या फिर स्मॉल आर कैपिटल आर रहेगा। ये है ना, ये जो है मतलब ये जो आर और कैपिटल आर है, ये मेंडलीव नाम का जो साइंटिस्ट था उसने बताया था, मटर का दाना वगैरह लेकर के सब, है ना। तो वही, यानी किसका छोटा होगा, कब किसका मीडियम होगा, कौन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो किसको कितना बड़ा करने का है, इधर से इतना लाया, इधर से इतना लाया, तो इसको कितना करने का है, इसको कितना करने का है। तो वो जो मेकअप करता है ना, उसी को बोलते हैं जेनेटिक मेकअप, यानी कि वो अंदरूनी मेकअप होती है, बाहरूनी मेकअप नहीं, ठीक है ना। तो वही उसी को बोलते हैं जेनोटाइप, यानी कि देखिए जेनेटाइप रिफर टू जेनेटिक मेकअप एन ऑर्गेनिज्म विच डिटरमाइन इट्स ट्रेट,
उसके ट्रेट को डिटरमाइन करते हैं कि वो कितना छोटा होगा कितना बड़ा होगा। और वही होता है फेनोटाइप। तो फेनोटाइप जो होता है ना वो ट्रेट यानी वो ऑब्जर्व करता है ठीक है, कि वो 3 छोटे छोटे या एक बड़ा बड़ा है, 3 छोटे छोटे या 3 बड़े बड़े हैं, या 2 छोटे छोटे या 2 बड़े हैं, या 1 है, या कैसे हैं, किस तरह से है ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट के अंदर वो ऑब्जर्व सिर्फ करता है ठीक है। और यहाँ पे जो जेनोटाइप होता है वो एक एक चीज़ को डिटेल बताता है, और ये जो फेनोटाइप होता है वो नॉर्मली ऐसा ऑब्जर्व करने का काम करता है। अब यहाँ पे जो है मेंडलीव इनहेरिटेंस क्या होता है? मेंडलीव ये जो है ना, मेंडलीव इनहेरिटेंस जो है ये एक पैटर्न दिया था, यानी इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ट्रेट दैट फॉलो लॉ सेग्रीगेशन एंड डिपेंड असॉर्टमेंट। यानी एक तरह का पैटर्न होता है किसका? इनहेरिटेंस का, ऑफ ट्रेट, यानी ट्रेट मतलब कि वही आर ठीक है ना, उससे इतना लिया, इससे इतना लिया, यहाँ से इतना लिया, उससे इतना लिया, तो क्या बन के आया? एक्स वाई आर जो कुछ भी बन के आया ना, इस टाइप से ट्रेट होता है, इस टाइप से ऐसा। अभी आगे आपको पता चलेगा, खैर ऐसा होता है। देखिए यहाँ नीचे आएगा यहाँ से सब रहेगा। तो ये इसी टाइप का यानी वही ट्रेट होता है ठीक है। तो वो जो है वही ट्रेट जो है यानी वो एक तरह का पैटर्न होता है कि यहाँ से इसको ही निकालने का एक पैटर्न के रूप में उसको लिखा जाता है, और उसके कुछ लॉ होते हैं, वही लॉ को फॉलो किया जाता है, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसके बाद उसी के मुताबिक उसको बताया जाता है। तो ये लॉ किसने दिया है? मेंडलीव ने दिया ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस। समझा? मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो जिस पैटर्न के मुताबिक, यानी वो एक पैटर्न होता है, उसने पैटर्न दिया, टेबल दिया, और उसके बाद फिर कुछ लॉ उन्होंने बताया, और वही लॉ को जो फॉलो करते हैं यानी फॉलो होते हैं, उसी को बोलते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्योंकि मेंडलीव ने दिया उसको ठीक है। अब डायग्राम में देख लेते हैं। अब डायग्राम में जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ ये मेल गैमेट होगा, ये फीमेल गैमेट होगा, इधर आर कैपिटल रहेगा, इधर स्मॉल आर, एक छोटा वाई रहेगा, एक बड़ा आर रहेगा, ये छोटा स्मॉल आर रहेगा, एक कैपिटल आर रहेगा, और इस तरह से इधर भी स्मॉल दोनों में रहेगा, और ये सेम यहाँ पे भी रहेगा। पहले इसको लाने का देखिए, आर लेकर आए, शुरुआत में आर लाए, फिर वाई लेके आए, फिर यहाँ पे वाई यहाँ पे वाई आर, यहाँ पे भी यानी यहाँ से एक लेंगे और यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ का इसका डालेंगे, तो आर कैपिटल है ठीक है, और एक स्मॉल है और एक कैपिटल वाई है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी लाएंगे, यहाँ पे एक आर जो है स्मॉल है और दूसरा आर जो है कैपिटल है, और बाकी दोनों वाई कैपिटल में है। और ये इसी तरह से ऐसे फॉलो होते चले जाएगा, जैसे जैसे जो इसमें आए, इसमें, और उसके बाद फिर इसमें, और ऐसे पूरा भर देने का। लास्ट में ये वाला जो पार्ट है, लास्ट का ये वाला पार्ट तुम ला करके यहाँ पे भरोगे, ये वाला पार्ट ला करके यहाँ पे भरोगे, तो कुछ यूँ दोनों ही स्मॉल में आएगा। तो इसका रेशो किस टाइप से आएगा? रेशो लिखना होता है। हाँ, तो रेशो आएगा 9331। तो इस रेशो को आप याद कर लो। याद इसलिए कर लो क्योंकि अब वहाँ पे गिनते जाओगे यार, आपका टाइम बर्बाद होगा। हाँ, करने को तो कर लोगे आप, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपका टाइम बर्बाद होगा कि आर वाले कितने ज़्यादा हैं, कैपिटल आर वाई वाले कितने हैं, और स्मॉल आर वाई और स्मॉल वाई आर वाले कितने हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई वाले कितने। इस तरह से आपको गिनना पड़ेगा सारे टेबल में, तो आपको फिर जाकर के ये वाला रेशो मिल के आएगा। अगर ये रेशो गलत है तो फिर आपका ख़त्म। इसीलिए यार रेशो याद कर लो, कैसा भी ठोक ठाक के वहाँ पे चले आना, बस रेशो नीचे लिख देने का, एग्जामिनर देखेगा हाँ सही है बाबा, तो वो थोड़ी ना गिनने जाएगा। तो 9331 पे कॉल करो भाई, ये रेशो आएगा आपको ये टेबल आएगा। तो ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्रोमोसोम्स का। ठीक है, क्रोमोसोम्स का पहला तो ये एक्स वाला देखते हैं। क्रोमोसोम्स का जो एक्स इस टाइप से, क्रोमोसोम्स बोले तो गुणसूत्र जो डीएनए जिसके अंदर डीएनए से बना होता है, इसे लपेटा गुणसूत्र उसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला उसके ऊपर को बोलते हैं क्रोमोनेमेटा, उसके बीच को बोलते हैं सेंट्रोमर, इसके यहाँ को बोलते हैं मैट्रिक्स। ये सिंपल आपको याद कर लेने का है। इसका ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है ना, कुछ इस टाइप से बना है। इस टाइप से बोले तो इस टाइप से ऐसा करके बना है। ठीक है ना, ऐसा करके बना है, तो ऐसे करके बना देना यहाँ पे, बस सिंपल है। ये वाला हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये इस टाइप से कुछ ऐसा करके बनाइएगा। हाँ, तो इसके ऊपर को जो होता है उसको बोलते हैं टेलोमर, और इसके बीच को बोलेंगे सेकेंडरी सेंट्रोमर, यहाँ पे बोलेंगे बीच वाले को प्राइमरी सेंट्रोमर, यहाँ पे फिर सेकेंडरी सेंट्रोमर, और यहाँ नीचे वाले को, सबसे नीचे वाले को सैटेलाइट, यहाँ बीच का न्यूक्लियस होगा। यानी सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये जो है
इसको बोलेंगे सेकेंडरी सेंट्रोमर। यहाँ का जो रहेगा ये मतलब ये बीच में आता है ना, ये बीच में आता है ना, तो इसको प्राइमरी, और ये इसके ऊपर वाले को सेकेंडरी, इसके नीचे वाले को भी सेकेंडरी, ये बीच वाले को प्राइमरी, ठीक है। और इसके नीचे रहता है न्यूक्लियस और इसके नीचे रहता है सेटेलाइट और ऊपर वाले को टेलोमेर कहते हैं, ठीक है ना, टेलोमेर। तो ये हो गया। अब देखिए क्रोमोसोम्स, ये देखिए डाउन सिंड्रोम। तो ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स तो हो गया। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में मतलब क्या होता है, इसके अंदर 1 2 3 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो तो 23 रहते हैं और 46 नहीं हो पाते हैं, ठीक है, 47 हो जाते हैं। क्यों 47 हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ 1 2 3 तो यहाँ सही रहता है, लेकिन म्यूटेशन के द्वारा मतलब म्यूटेशन के वजह से या कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स उसके अंदर आ जाते हैं, इसके वजह से वहाँ पे 47 आ जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4 2 2 यानी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा है, मतलब 1 2 3 4 और ये ऐसा 3 4 5 6 7 जाएगा तो लास्ट में कितना आएगा 22 और ये 23। अब देखिए 23 पर सर्कल जो बनाया है, यहाँ पे 22 तो है, ठीक है, ये 21 22 तो है, लेकिन यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना, 3 पेयर है, 3 क्रोमोसोम्स है। पेयर में क्रोमोसोम्स है 3 ठो है, ठीक है ना, 3 ठो है। और यहाँ ऊपर जस्ट फिर से पेयर में, लेकिन यहाँ जो पेयर में आ गए ना, इसके वजह से जब इनके मतलब आपस में फ्यूज होंगे तो ये होगा, इसी को बोलेंगे म्यूटेशन। मतलब क्रोमोसोम्स में बढ़ोतरी या घटोतरी जो भी बोले उसी को बोलेंगे म्यूटेशन। और म्यूटेशन के वजह से बच्चे लोग का जो होता है ना शरीर, वो कभी कभी इस टाइप से हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे उनके पूरे शरीर में ऐसा मवाद भरा हो, पीप भरा हो, इस तरह से। आप जाके 9th का चैप्टर देखिए, 9th के अंदर आप वहीं पर शायद क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ाया जा रहा होगा डीएनए के अंदर, तो वो जो म्यूटेशन वाला पार्ट आएगा ना, वहाँ पे आप देखिए एक बच्चे का कैसा वो 9th में आप शायद देखे होंगे, ठीक है। तो उस टाइप से होता है। अब यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? ए लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। डबल स्टैंडर्ड होता है, सही बोला भाई, यहाँ ऐसा होता है, ऐसा डबल स्टैंडर्ड होता है, ऐसा एडोनिन गुआनिन थायमिन साइटोनिन सब इसके अंदर भरे पड़े होते हैं। अब उसके बाद जो कंटेन करके रखता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, जरूर बोला, सही बोला ना भाई, ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो कंटेन करके रखता है ना, वो डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डीएनए के अंदर तो सारी चीज़ें पाई जाती है। अगर आपका डीएनए पता चल गया, आपका डीएनए मिल गया, यानी कि आपका एक बाल मिल गया, आपके शरीर का एक जरा सा खून मिल गया, तो पूरे शरीर की जानकारी आपके बारे में बता दी जाएगी, क्योंकि पूरे शरीर के अंदर डीएनए के अंदर सर्कुलेट करती रहती है। और हाँ, आपको एक फैक्ट बता दें, डीएनए इतना ज़्यादा बड़ा होता है ना, डीएनए इतने एक इंसान के अंदर का डीएनए इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि अगर उसके अंदर का डीएनए ऐसा निकाल दिया जाए और रस्सी की तरह ऐसा खोला जाए रस्सी की तरह, तो इस अर्थ से लेकर के प्लूटो से दोबारा आ सकता है, रिटर्न आ सकता है। प्लूटो मतलब क्या? ड्राफ्ट प्लैनेट है। प्लूटो जो है वो ड्राफ्ट प्लैनेट है और वो भी एकदम दूर ड्राफ्ट है। अब उसे प्लैनेट में गिनती नहीं करते क्योंकि ड्राफ्ट है, प्लैनेट है, ठीक है। पहले उसे मानते थे, खैर वहाँ से वो वापस आ सकते। इतना बड़ा डीएनए होता है और उसके अंदर इतनी सारी जानकारियाँ एकत्रित होती है, मतलब समझे, कोड रहता सब। ये नेचुरल कोडेड उसके अंदर होते हैं, नेचुरल यानी नेचुरल कोड उसके अंदर होता है। हम इंसानों द्वारा जो प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर के अंदर, इतना मुश्किल जावा स्क्रिप्ट, पाइथन और HTML और उसके बाद फिर C++ क्या क्या लैंग्वेज सीखते हैं, खैर वो तो हम लोग सीखते हैं, लेकिन कंप्यूटर का लैंग्वेज जैसे बाइनरी कोड हो गया, बाइनरी कोड वो तो 0 1 सिर्फ 2 ही कोड से डिनोट करता है ना। लेकिन इस डीएनए के अंदर ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर सिर्फ 4 कोड होते हैं, जैसे एडोनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और इन दोनों को मिला करके पिरामिडियंस और जो कुछ भी बनता है सब बनते हैं। मतलब ये जो सिर्फ 4 कोड होते हैं, एक कोड से पूरा यानी पूरे शरीर चलता है। कंप्यूटर के अंदर खैर 2 कोड होते हैं, बाइनरी कोड, ठीक है, 1 और 0, 2 2 0 हो जाएंगे तो कुछ और बोलेंगे, 1 1 हो जाएगा, कुछ और बोलेंगे, 1 0 1 0 2 हो जाएगा, 1 0 1 1 हो जाएगा, कुछ और खैर वो सब बाइनरी कोड है। तो यहाँ पे ये इसका एक फैक्ट है, ठीक है। तो ये क्या सारे ऑर्गेनिजम्स का पूरा इन्फॉर्मेशन है एक डीएनए के अंदर कनेक्ट करके रखता है, मतलब कंटेंट करके रखता है। अब आरएनए क्या होता है? आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, हाँ सही बोला, मॉलिक्यूल होता है जो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है? देखिए
देखिए जब हम खाते हैं ना तो दरअसल हमारे अंदर 20 टाइप के यानी 20 प्रोटीन जाते हैं। जो 10 ही प्रोटीन हमारे यूज़फुल होते हैं, 10% हट जाते हैं, नहीं यूज़फुल होते उसे भगा देते हैं, या फिर वो मतलब कि वो अनएक्टिव होते हैं वो प्रोटीन है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो RNA होता है ना, RNA mRNA, यही तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, वही प्रोटीन को लेता है RNA। अब उसके बाद वो mRNA जो है मैसेंजर RNA, उसको मैसेज करता है कि ये प्रोटीन आया, इसको लेकर जा राइबोसोमल के पास, इसको क्या क्या करने का ऐसा ऐसा बता देगा, कोड करके ऐसे ऐसा करने का। बट tRNA आएगा, ट्रांसफ़र कर देगा। tRNA का काम ट्रांसफ़र RNA होता है, वो ट्रांसफ़र कर देगा राइबोसोमल के पास। अब राइबोसोमल क्या करेगा, उसको देखेगा हाँ ऐसा ऐसा मैसेज है, उसके बाद उसको उसी हिसाब से उसको काट पीट करके बराबर कर देगा, यानी प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देगा, समझे। तो इसको बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसाइज। अब दूसरी बात देखिए, तो यही RNA का यही पूरा फुल फॉर्म होता है। RNA न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, जिसमें दैट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे देखिए DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है, जो 2 कॉपी को प्रोड्यूस करे, हाँ, और वो कॉपी सिंपल एकदम सेम टू सेम आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिकल एकदम कॉपीज़ होना चाहिए। 2 कॉपीज़ को प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, 2 कॉपीज़ को प्रोड्यूस करे। जैसे देखिए यहाँ पे है DNA रेप्लिकेशन, मतलब एक DNA से 2 DNA बनना, उसी को बोलते हैं DNA रेप्लिकेशन। अब वो कैसे, देखिए यहाँ पे DNA इज़ द प्रोसेस, हाँ, DNA is the replication is the process by which DNA is copied to produce 2 identical copy of the original DNA molecule। एकदम सेम टू सेम ओरिजिनल DNA मॉलिक्यूल जैसा होने चाहिए दोनों के दोनों कॉपी, यानी ऐसा ना लगे कि 2 कॉपी है। और यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ये एक ये है, ये एक बन जाएगा यहाँ पे, एक बन जाएगा यहाँ पे 2 कॉपी बन गए ना। यही 3,5 बनाने का एडोनिन, ये देखिए एडोनिन थाइमिन एडोनिन गुआनिन साइटोसिन, ठीक है। तो ये सब का एक कोड होता है, इसी टाइप से कोडेड होते हैं सब DNA जितने रहते हैं, और उसी तरीके से बनते हैं, और उसके बाद फिर 2 कॉपी बनते हैं, न्यू स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। DNA रेप्लिकेशन, इसी को बोलते हैं DNA रेप्लिकेशन। और हाँ, ये जो तुम्हारा कोरोना वायरस आया था ना, यही कोरोना वायरस क्या किया था पता है, यही कोरोना वायरस जो होता है हमारे DNA के अंदर जा करके अपनी जैसी कॉपीज़ को बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि DNA के अंदर दिमाग नहीं होता भाई कि वो ख़राब चीज़ बनाए या अच्छा चीज़ बनाए, वो जो पाएगा, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी वो बनाते चले जाएगा, इसे बनाते चले जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, वो छोटा इसीलिए तो बना है, इसीलिए तो बहुत छोटा है, ताकि कोई भी आकर के जानकारी उसको गलत ना दे दे। बट वायरस तो भाई बहुत छोटा ना, वो तो दे देगा। खैर, वायरस ऐसे ही काम करता है, जिसकी वजह से पूरे DNA के अंदर सारा कॉपीज़ बना लेता है अपना, और पूरे खून के जरिए यानी ब्लड के जरिए सर्कुलेट करके पूरा ओवरऑल बॉडी में हो जाता है, जिससे वायरस की वजह से मर जाता आदमी। तो ये क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है, ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आप देख लेना इसको, ठीक है। PDF चाहिए होगा तो आप जहाँ से भी हो वहाँ से मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भैया, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी एक प्रोसेस है जो क्या करता है, RNA इज सिंथेसाइज फ्रॉम DNA टेम्पलेट। अब RNA DNA से मतलब सिंथेसाइज होता है, क्योंकि DNA के अंदर ही तमाम जानकारियाँ भरी होती है, और DNA उस RNA को बनाता है कि उसको कैसे कैसे बनने का है, मतलब कि कुछ यूँ इस टाइप से रहता है, ऐसा इस टाइप से ऐसा आता है, ये मतलब DNA होता है, ऐसा DNA होता है, मतलब ये ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ पे काट पीट करके आधा इसको बनाता है, इसको आधा ऐसा आधा से काटता है, और इसको यानी यही जो RNA होता है ये DNA से सिंथेसाइज होता है, ठीक है, DNA से ही सिंथेसाइज होता है। वो अलग यानी किस तरह से उसको बनने का क्या करने का, वो DNA से सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना, RNA। अब देखिए ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन ये एक प्रोसेस है जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है RNA टेम्पलेट से। अब प्रोटीन को कहाँ लेकर जाने का, क्या करने का है, वो RNA करता है, क्योंकि RNA में ही तो होता है mRNA, tRNA, rRNA, और वही अभी मैंने पहले बताया कि कैसे कैसे करता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मतलब कि उसको ट्रांसलेट करना, ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि उसके अंदर कोडिंग करना, क्रिप्ट करना है यानी कि टाइपिंग करके जो कोड करना, ठीक है। तो वो DNA करता RNA से, मतलब RNA मतलब सिंथेसाइज होता है DNA से, और यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेशन जो होता है वो RNA जो है, RNA प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। अब कोडॉन कौन है, कोडॉन जो है ना, ये एक सीक्वेंस होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। आप कोडॉन के बारे में जाके पढ़ोगे ना, तो कोडॉन अगर आप देखो ना, मतलब 10th स्टैंडर्ड के अंदर, 10th स्टैंडर्ड था यार या 9th स्टैंडर्ड था, नहीं 10th स्टैंडर्ड था, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड के अगर आप अंदर आप देखोगे ना, 10th ही था ना, बराबर, हाँ बराबर है। फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का से 2 बायोलॉजी हो जाते हैं, हाँ 10th के अंदर 2 बायोलॉजी हो जाते हैं।
तो जो बायोलॉजी के अंदर पहले चैप्टर में अगर आप देखोगे, पहले चैप्टर के सेकंड पेज पे और सेकंड पेज के जस्ट यानी ये जैसे ये सब पेज आपने पलटाए, ऐसा पेज पलटाए, सेकंड पेज पे ऐसा मतलब पलटाए, तो यही वाले पेज पे आप देखोगे जस्ट इसके ऊपर ही निकला रहेगा ट्रिपलेट कोडॉन, मतलब कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन। 3 कोडॉन होते हैं, उसके बारे में पूरा जानकारी होती है। यही 3 कोड से, यानी यही 3 कोड से जो रहता है पूरा जो यानी प्रोटीन होता है, प्रोटीन को मतलब यही पूरे 3 कोड से ही पूरा कोडॉन कहा जाता है, जो मतलब सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक कोडॉन इज ए सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड यानी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से बना होता है पूरा डीएनए, और डीएनए से आरएनए पूरे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ यानी न्यूक्लियोटाइड से। तो सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए मैसेंजर आरएनए दैट कोड फॉर ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसाइज। जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा होता है तभी वो कोडेड करता है, यानी कोड करता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को। ठीक है, जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा था, प्रोटीन मतलब कि जब उसको जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे लगा देता है, तो उसके बाद फिर अमीनो एसिड को कोड करता है कि इसको कहाँ लगाने का। समझाना बात को, न्यूक्लियोटाइड इज इन mRNA दैट कोडेड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसाइज। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड क्या होता है? द जेनेटिक कोड इज द सेट ऑफ रूल बाय विच द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ mRNA इज ट्रांसलेटेड इंफॉर्मेशन द अमीनो एसिड। तो अभी आपने कोडॉन के बारे में देखा, तो वो जो कोडॉन किया है न्यूक्लियोटाइड ने जो कोड किया है वही जेनेटिक कोड उसको ट्रांसलेट करता है। सिंपल, कुछ नहीं करने का है। जो कोड किया है उसने उसी को यहाँ पे ट्रांसलेट करता है। कुछ है क्या इसके अंदर, ये जो है कोडॉन, ये अमीनो एसिड में कोड करता है। ठीक है, जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, और ये क्या करता है, जेनेटिक कोड जो होता है वो उसको रीड करता है यानी ट्रांसलेट करता है। फटाफट करने का यार, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप ना अब थोड़ा ध्यान दे करके एकदम माइंड एकदम फ्रेश करके एकदम एक्टिव करके देखिए, एक्टिव करके फटाफट दिमाग लगाइए। ठीक है ना, आपको सब कुछ क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेने का। डायग्राम क्या होता है? डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, फिंगर प्रिंटिंग का है। फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है। ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आ सकता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डायग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए का एक सैंपल लेते हैं। ठीक है, डीएनए का एक सैंपल लेते हैं। ठीक है, अब उस सैंपल से यानी निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब उसको खींचते हैं ऐसा सब। तो खींचते ऐसा आइसोलेटेड बोले तो ऐसा बझौलिया टाइप का, जैसा रस्सी सब बाँध जाती ना, उसी टाइप का ऐसा निकलता है। फिर उसको फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए कट करके, मतलब उसको आइसोलेटेड प्योरीफाई करते हैं, यानी सिंगल एक पैसा प्योरीफाई करते हैं आइसोलेटेड करके। उसके बाद फिर उसका डीएनए फ्रेगमेंट बनाते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट यानी एक एक करके बनाते हैं। फिर एक को उसको लेकर जा करके इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऐसा डालते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऐसा इसको ऐसा चिपका, जैसे स्लाइड वगैरह होता है ना, तुम बायो लैब में जाते हो, माइक्रोस्कोप के इधर स्लाइड वगैरह पे डालते हो, तो इसे यहाँ पे रहता है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहाँ पे इसको डालते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र डीएनए मेम्ब्रेन के पास कर देते हैं, डीएनए मेम्ब्रेन के पास। उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन होता है, डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन होता है। डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन जब होता है इस पर, तो यहाँ पे एक्सरे इस पर डाला जाता है, जिससे क्या होता है, इस पर बनता है एक्सरे का कोड। ठीक है ना, यहाँ पे एक्सरे का कोड बनता है। आई मीन यहाँ पे जिस तरह से डीएनए होगा, जैसे यहाँ पे ऐसा इस टाइप से बना रहेगा, यानी देखिए यहाँ पे ये जो बना है, 1 मिनट, हाँ ये रहेगा, ये जो बना है ना इस तरह से, वो एक कोड होता है। यानी इस तरह से ही सिर्फ बनेगा, ऐसा फिर ऐसा बन सकता है, या ऐसा बनेगा, कैसा भी बन सकता है। तो ये जिस तरह से बनेगा, ये उसके यानी बेबी और फादर जो उसके होंगे, डैड होंगे, उनका और बेबी का जो रहेगा उनका मैच होगा, अगर तभी माना जाएगा कि हाँ भाई मैच हो गया, डीएनए मैचिंग हो गई। यही डीएनए मैचिंग की वजह से ही कहा जाता है कि हाँ ये इनके बेटा है, और इसी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब इसी से डीएनए से ही पता करते हैं कि कौन किसका बेटा है। ठीक है, इसी से पता करते हैं, और यही प्रोसेस होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, यही। और ये जो एक्सरे पर लगा है ना, ये कोई सा भी कोड हो सकता है, कोई सा भी कोड होता है, कैसा भी कोड हो, मगर वहाँ उससे मैच करना चाहिए तभी। ठीक है, नहीं मैच किया तो फिर ख़त्म। अब यहाँ देखिए, एक होता है ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट, देख लीजिए ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, रफ स्ट्रेन, यानी उसने एक चूहा लिया भाई, चूहा यानी माउस लिया, तो उसने रफ स्ट्रेन उसके अंदर डाला। ठीक है ना, माउस के अंदर रफ स्ट्रेन डाला, तो माउस क्या हुआ, जिंदा हो गया। आए देखा है, माउस जिंदा है अभी, इतना ज़्यादा इसके पास ताकत है। मैंने रफ स्ट्रेन डाला, उसके बाद भी ये जिंदा है।
बोला अच्छा ठीक है, स्मूथ डाल के देखता हूँ क्या होता है। तब तो और ही जिंदा रहना चाहिए भाई, स्मूथ है, वो तो रफ था भाई साहब, मतलब कांटे टाइप का, और ये तो स्मूथ देखते, स्मूथ डाला ये तो मर गया। बोला है, कन्फ्यूज हो गया पूरी तरह से, ये कैसे मर गया। उसके बाद फिर देखा हीट किल्ड एंड स्मूथ स्ट्रेन, ये दोनों डाल के डालते तो अब तो मरना फिक्स है इसका। डाल दिया, है जिंदा है भाई, ये तो जिंदा है। अब वो पगला गया कन्फ्यूज होकर के। अब चूहा बोलता है मेरे को ऐसा मारोगे हैं। उसके बाद फिर बोलता है अच्छा एक काम करते, ये तीनों का मिक्सर करके डालते, देखो ये तीनों का मिक्स करके यहाँ पे डाला, चूहा मर गया भाई। ये था ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो समझ गया ना बात को, सिंपल। तो ये तीनों को मिक्स, मतलब ये देखना चाहता था कि कैसे कैसे डीएनए, मतलब बैक्टीरिया डीएनए पर इफ़ेक्ट करता है, जो माउस है उस पर इफ़ेक्ट करता है किस तरह से बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए पांचवा आता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये ही है तुम्हारा ओरिजिन मतलब तुम्हारा क्या, मतलब तुम्हारा, तुम थे कौन, तुम्हारा ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तुम कहाँ से बने, तुम्हारा क्या बना, तुम कहाँ से बने, उसके बाद इवोल्यूशन कैसे हुआ तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, तुम्हारी ओरिजिन क्या है वो तुम्हें समझाएंगे, मतलब वही यहाँ पे सीखने वाले। ओरिजिन, तुम एक बंदर थे, बंदर नहीं थे तुम, एक बैक्टीरिया थे, अगर तुमको कैसा कहूँ तो। तुम एक बैक्टीरिया थे, सिंपल फॉर्म में थे, तुम बड़े होकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फिर बड़े अलग अलग चीज़ बने। हालांकि ये सब मैं नहीं मानता हूँ और ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि आपके बैक्टीरिया क्यों नहीं बनने गए, अभी सब बहुत सारा अलग अलग थ्योरी देंगे। खैर भाई पढ़ना तो पड़ेगा, थ्योरी है सब। तो यहाँ पे देखिए इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन वही होता है, वही प्रोसेस होता है जब तुम बंदर से इंसान बन गए। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच द पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और चेंज ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जब चेंज होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, समय जब बदलता है, उसी हिसाब से इंसान भी अपने आप को बदलता है, अपने आप को भी बदलता है, और उसी को इवोल्यूशन कहते हैं। अब ये तो आपको पता होगा, जिराफ का पहले छोटा था गर्दन, बाद में बड़ा हो गया, ये तो पता होगा, सिंपल ना। सांप का पहले पैर था, तो सांप जो है वो भाई बिल में घुसने लगा, दूसरे का उसमें क्या नाम है, दूसरे का ये लेने लगा, मतलब घर पे कब्जा करने लगा। ऐसा रेंग करके चलना उसको पसंद आ गया, रेंग करके चलने लगा ज़्यादा करके, ऐसा आराम से जाता था, रेंग करके शिकार करा, उसका पैर ही गायब हो गया। खैर ये सब झूठी है, पहले से था, वैसे था ही नहीं अभी। अच्छा एक बात बताओ, एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, एक चूहे को ले लिया, उसके 8 पुश्त को, उसके पूंछ को काटते गया, लेकिन 8 पुश्त के बाद भी उसका पूंछ जाम गया। तब कहाँ से उसको पता चल गया भाई डीएनए को, किसके पास पूंछ था। खैर यहाँ देखिए एडॉप्टेशन क्या होता है। एडॉप्टेशन मतलब ये होता है कि चेंज इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अलाइव, यानी अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर लेना, किसी दूसरे इन्वायरमेंट में चले जाना जीने के लिए, तो उसे बोलते हैं एडॉप्टेशन। दूसरा इन्वायरमेंट हमको अडॉप्ट कर लेगा, मतलब जैसे मतलब जैसे हम यहाँ पे हिजरत कर जाना, हिजरत उर्दू लफ्ज़ है, वैसे हिजरत कर जाना मतलब कि जैसे देखिए हम यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे किस टाइप से, यानी बहुत सारा माहौल, बहुत टेम्परेचर एकदम हाई है भाई, यहाँ पे हमको जीने लायक नहीं है, प्यासे मर जाएंगे, तो हम यहाँ से चले जाएंगे कोई दूसरे ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे पानी वगैरह रहे, हल्का फुल्का धूप वगैरह रहे, तो वहाँ पे चले जाएंगे, तो उसको बोलेंगे एडॉप्टेशन। ठीक है, उसी को बोलेंगे एडॉप्टेशन। और वही होता है एडॉप्टेशन, यानी हम यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह चले गए जिंदा रहने के लिए, तो यहाँ रहते तो मर जाते हैं। इसी ये सब कौन करता मालूम है, पक्षी वगैरह करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह बनाया गया है जहाँ पे गर्मियों के सीज़न में यहाँ आ जाते पक्षियाँ वगैरह, ऐसे बहुत सारे जगह बनाया गया है, तो उसी को बोलते हैं एडॉप्टेशन। जैसे कि बच्चा को कहीं से एडॉप्ट कर लिया जाए, ठीक है ना, बच्चे को एडॉप्ट कर लिया जाए, जिसको बच्चे ने हो रहे हो वो एडॉप्ट कर सकता है ना बच्चे को, तो वही उसी को एक्चुअली वही होता है एडॉप्टेशन। तो ठीक है, समझ में आ गया ना। फॉसिल क्या होता है, फॉसिल देखिए, फॉसिल का मतलब होता है, वो होता है फॉसिल का मतलब, यहाँ पे फॉसिल का मतलब ये होता है जो बच चुके होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, जिंदा रहते थे पास्ट में, जो जिंदा रहते थे, लेकिन अभी वो बचे हुए कहाँ, ज़मीन के अंदर प्रिजर्व होकर के बचे हुए, अभी ज़मीन के अंदर वो प्रिजर्व, ज़मीन के अंदर वो धंसे हुए। अब वो हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर अदर्स मटेरियल, जैसे कि पेड़ वगैरह जो रहते हैं ना, सब उसके अंदर क्या रहते हैं, ज़मीन के अंदर जो रहते हैं ना धंसे रहते हैं। और वो क्या होता है, ज़मीन के हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण वो लोग ना फॉसिल बन जाते हैं। फॉसिल मतलब कि क्या होता है, खनिज पदार्थ, खनिज बोले तो ज़मीन के अंदर से जो पदार्थ होती है वही होता है फॉसिल। अब जब ऐसा ज़्यादा उसके अंदर टेम्परेचर प्रेशर की वजह से ना वो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं, यानी कि फॉसिल ईंधन।
यानी ईंधन बन जाता है। तो वो ईंधन जो होता है उसी को प्योरीफाई करते हैं और जगह जगह पर सप्लाई करते हैं। पेट्रोल पंप के इधर हर जगह पेट्रोल वगैरह होता है तो वहीं पाइपलाइन बिछाते हैं, उसके बाद फिर वहीं पर सप्लाई करते हैं जहाँ से अपने को पेट्रोल मिलता है। तो ये दरअसल यहीं से होता है। तो हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये कम से कम ये करोड़ों साल तक चले जाता है, करोड़ों साल बाद ये कहीं फॉसिल फ्यूल मिलता है। खैर यही फॉसिल मतलब वही होता है जो ज़मीन के अंदर प्रिजर्व होता है करोड़ों साल, जैसे डायनासोर की हड्डियाँ। और तो हाँ, ये क्या होता है, ये मतलब प्रिजर्व और इसी पर इंक्वायरी भी करते हैं। यानी जैसे सेडिमेंट्री रॉक हो गया और बहुत सारे जानवर, जैसे इसका डायनासोर की हड्डियाँ, उसके बारे में पता कि ये कब का है भाई, इसका ढांचा कैसा, उसी ढांचे के मुताबिक उसका शकल बनाए। खैर उसका शकल एक्चुअल में कोई देखा नहीं है और ना ही जानता है, बस एक इमेजिनरी लाइन पर उसको बनाए गए। खैर अब देखते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है। होमोलोगस स्ट्रक्चर जो होता है ना, यहाँ पे जो होमोलोगस है, ये होमोलोगस जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो है सिमिलर एंड डिफरेंट है ड्यू टू कॉमन एंसेस्टर। ये क्या होता है पता है, ये जो होता है होमोलोगस स्ट्रक्चर, ये सिमिलर होता है किसी दो ऑर्गेनिजम्स में, और क्योंकि उनका एंसेस्टर जो होता है वो कॉमन होता है। मतलब समझे, जैसे मेरे या फिर हमारे अंदर हाथ वगैरह और बंदरों के अंदर भी हाथ वगैरह, और हमारे अंदर दिमाग किस टाइप से है, ऐसा चलना फिरना, तो ये सब हमारे, समझ लो ये थोड़ा बहुत सिमिलर करता है, यानी सिमिलर होता है, ठीक है ना, मैचिंग करता है। और इनका कॉमन एंसेस्टर कौन हो सकता है, जैसे चिंपैंजी यानी गोरिल्ला वगैरह, ये सब हो सकते हैं, ठीक है ना, ये सब हो सकते हैं। तो ये कॉमन मतलब कि जो वो एंसेस्टर थे, वो पूर्वज हैं, उनके वजह से वो बंदर भी बना और उन्हीं की वजह से हम भी बने, इसीलिए उनको बोलेंगे होमोलोगस। यानी वो जो कॉमन एंसेस्टर है दोनों के, उसको बोलेंगे होमोलोगस। समझा क्या बात को। अब यहाँ पे देखते हैं स्पेसिएशन कुछ नहीं, बस जस्ट एक स्पीसीज होता है, ठीक है ना, स्पीसीज को स्पेसिएशन बोलते हैं। स्पेसिएशन मतलब ऐसे इज द प्रोसेस, स्पेसिएशन इज द प्रोसेस न्यू स्पीसीज अराइज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्री स्पीसीज थ्रू जेनेटिक चेंजेस ओवर टाइम। मतलब कि नया स्पीसीज अराइज हो जाए, जो पहले से स्पीसीज है या पहले से ऑर्गेनिजम्स है, उसी के जरिए एक नया ऑर्गेनिजम्स बने, समय के साथ साथ वो चेंज हो जाए, उसके अंदर इवोल्यूशन हो और वो चेंज हो जाए समय के साथ, ठीक है ना, बट वही ऑर्गेनिजम से वो अराइज होना चाहिए, उसी को बोलेंगे स्पेसिएशन, ठीक है ना। बस थोड़ा सा बाकी है। यहाँ पे मैं बनाऊँ क्या, यहाँ पे बनेगा, अभी ये रिकॉर्ड बंद हो जाएगा, चलेगा।